नमस्कार, मारू राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 युवकों की हादसे में मौत हुई है। नोखा रोड पर उदय रामसर के पास यह हादसा हुआ। जांच पड़ताल में गंगा शहर पुलिस जुटी हुई है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है। ट्रेलर चालक की बड़ी लापरवाही यहां पर, और इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। नोखा रोड पर यह भयंकर हादसा हुआ है और हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। और विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ जानकारी से लेकर? ये देखिए, आज सुबह ही जो है बीकानेर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, और जिसमें 3 युवकों की जो है वो दर्दनाक मौत हुई है। इसमें जो उदरामसर, ये तीनों जो मृतक हैं वो उदरामसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और इनमें जो मृतक अरबाज और जो है वो 25 साल का है, और जो दिनेश है वो 21 साल का है। इन दोनों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई थी। और एक जो इनका साथी है शाहरुख, उसको जो है उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। तो इस तरीके से तीनों लोगों की मौत हो गई है, और जो ट्रेलर चालक था वो मौके से फरार हो गया। हालांकि गंगा शहर थाना पुलिस ने इसकी सूचना करवाई, तो उसके बाद जो है वो नाकाबंदी के दौरान ट्रेलर चालक को भी पकड़ लिया गया है, और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। विक्रम, आपने बताया कि ट्रेलर चालक को पकड़ लिया गया है, क्या उससे पूछताछ की गई है? हादसा कैसे हुआ और बाइक को टक्कर कैसे मारी गई? क्या वहां पर कोई दिक्कत थी? ऐसी कोई खबर आपके सामने? जी, अब ये पूरी जो जानकारी है वो पुलिस ट्रेलर चालक से जुटाएगी, लेकिन जो मौके पर जो लोग थे उनका ये कहना था कि जो तेज गति से जो ये ट्रेलर आ रहा था, और उसने जो है आगे चल रही बाइक को जो है वो टक्कर मार दी, और इसकी वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर बेकाबू निजी बस पलट गई। डिवाइडर से टकराकर ये बस बेकाबू हो गई। टायर फटने से ये भयंकर हादसा हुआ है। हादसे में 12 यात्री घायल हुए हैं। 3 यात्री को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस में 35 यात्री सवार थे, जिनमें 12 यात्री घायल हुए हैं। इंदौर से कोटा की ओर ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हो गया। NH 52 4 लेन ढाबा देह के पास ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निजी बस हादसे का शिकार हुई है। डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस का टायर फट गया था, जिसके चलते ये बस बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। तो फिलहाल हादसे में 12 यात्री के घायल होने की सूचना सामने आ रही है, और 3 यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, हादसे को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। जी, ये NH 52 4 लेन जो ढाबादा इलाका है, वहाँ ये तेज रफ्तार जो एक निजी बस थी वो डिवाइडर से टकराने के बाद टायर फट गया और पलटी खा गई। इसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, लेकिन अपडेट आपको बता दें कि इसमें से 7 लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जो मोडर के CHC सहित झालावाड़ में भी 3 लोगों को रेफर किया गया है। हालांकि गंभीर चोट पुलिस भी बता रही कि उनमें से ज्यादा को नहीं है, और जो अन्य भी कुछ चोटिल हैं उनकी स्थिति सामान्य है। लेकिन काफी देर कड़ी मशक्कत के बाद उस जो बस थी, बस में से लोगों को रेस्क्यू किया, बाहर अंदर फंस गए थे, इसलिए ज्यादा गंभीर स्थिति होने लगी थी लोगों की। और फिर JCB मशीन बुलाने के बाद काफी मशक्कत के बाद फिलहाल बस को सीधा कर लिया गया और रोड से एक तरफ कर दिया गया, ताकि यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सके। लेकिन ये कहा जा सकता कि बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उस समय किसी और अन्य वाहन से इसका टक्कर नहीं हो पाई। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल 12 लोगों को की इसमें चोट आई है और घायल हुए हैं। उसमें से 7 लोगों को अलग अलग 2 अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। और मोड़क थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जी,
ओम प्रकाश, चलिए ये राहत की बात है कि सभी लोग ठीक हैं। आपने बताया 7 लोग इस वक्त अस्पताल में भी भर्ती हैं। ड्राइवर की क्या स्थिति है? क्या ड्राइवर से बातचीत हो पाई है? पुलिस की क्या कहना है ड्राइवर का? कैसे ये हादसा हुआ है? देखिए, ड्राइवर से पुलिस अधिकारियों की बातचीत हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये एक तो तेज रफ्तार थी और नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराने के टायर फटने के कारण एकदम से अनियंत्रित हो गई। उसके बाद डिवाइडर से टकराने के बाद ये पूरी तरह से पलट गई। पूरी तरह से पलटने के बाद जो मिट्टी में ये बस दस गई और यात्री वहां दबने जैसी सिचुएशन हो गई, जिनको कई यात्रियों की हालत खराब होने लगी। हालांकि उसमें से 1 दर्जन यात्री तो घायल हुए हैं। इसके अलावा भी कई यात्रियों की सांसें फूलने लगी और मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया। पुलिस अधिकारी जब पहुंचे और रेस्क्यू कर इन लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इसमें से किसी की जनहानि नहीं हुई और फिलहाल मोड़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। जैसा कि हम हादसे की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, भयंकर हादसा हुआ था यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। संत विजयदास आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम गहलोत द्वारा गठित जांच कमेटी आज भरतपुर आएगी। घटनास्थल गांव पसोपा का निरीक्षण किया जाएगा। पूरे मामले में अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। तो मामले की जांच कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। संत विजयदास आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जांच कमेटी गठित की है जो आज भरतपुर का दौरा करेगी और घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना किया जाएगा। दीपक सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत ने जो जांच कमेटी गठित की है वो आज भरतपुर पहुंचने वाली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए प्रियंका, संत जो विजयदास बाबा आत्मदाह मामला है उस पूरे मामले को लेकर के सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई है और कुंजीलाल मीणा के नेतृत्व में ये जो जांच कमेटी है वो गठित की गई है। आज वो भरतपुर पहुंचेगी और वहां जो घटनास्थल था गांव पसोपा वहां का मौका मुआयना करेगी और ग्रामीणों से बातचीत करेगी। उसके साथ साथ अधिकारियों से पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो सारी चीजें हैं वहां पर उनको देख करके जो साक्ष्य है वो एकत्रित किए जाएंगे और फिर जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी और उसके बाद में जो है निर्णय लिया जाएगा कि इस पूरे मामले में क्या लापरवाही रही, किसकी लापरवाही रही जिसकी वजह से संत विजयदास बाबा ने जो है आत्मदाह किया। इस पूरे मामले को लेकर के जो वहां पर है भी पुलिस व्यवस्था भी तैनात की गई है। अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी है वो वहां पर नजर बनाए हुए 11 बजे बताया जा रहा है कि 11 बजे बाद जो जांच कमेटी है वो पहुंचेगी और उसके बाद पसोपा आदिवत्री और जो घटना स्थल रहा है उसका पूरे तरह से मौका मुआयना करेगी, ग्रामीणों से बातचीत करेगी और अधिकारियों से पूरे मामले का जो है फीडबैक लिया जाएगा। जी दीपक, बिल्कुल मौका मुआयना किया जाएगा, अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। और कब तक ये पूरी जांच पूरी हो पाएगी दीपक, और रिपोर्ट कब तक तैयार कर ली जाएगी, इसे लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल 15 दिन का जो समय है वो मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी को दिया है। 15 दिन में जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपनी है और आज कमेटी पहुंचेगी तो संभवतः आज जो पूरा दिन है वो उसे वहां पर मौका मुआयना करने में लगेगा, क्योंकि ग्रामीणों से भी बातचीत की जाएगी, साधु संतों से भी बातचीत की जाएगी कि आखिर किसकी लापरवाही रही जिसकी वजह से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ और उसको लेकर के अलग अलग तरह से जो अलग अधिकारी है वो साक्ष्य एकत्रित करेंगे और उसके बाद में पूरे जो घटनाक्रम है उसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू के बाद में जो फैक्ट रिपोर्ट होगी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी, जिसमें 15 दिन का वक्त जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच कमेटी को दिया है। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद पूरे मामले की जांच होगी कि किसकी लापरवाही रही जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी दीपक, यानी कि 15 दिन का समय दिया गया है कमेटी को और 15 दिन में ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। दीपक, अधिकारियों से भी चर्चा की जानी है, क्या अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं बातचीत के लिए और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? देखिए जो जांच कमेटी है वो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, जिला कलेक्टर हैं और संभागीय आयुक्त हैं, उन सभी से जो है इस पूरे मामले की चर्चा करेगी कि कब कब जो साधु संत हैं उनकी आपके साथ बैठक हुई थी और उनको क्या क्या आश्वासन दिया गया था, किस तरह से पूरे मामले में जो है ये रहा था कि साधु संतों को वहां पर जाकर के किन्होंने कब समझाया था, किस तरह का आश्वासन दिया था, वहां पहुंच करके क्या प्रतिक्रिया साधु संतों की ली गई थी, पुलिस की व्यवस्था क्या थी, क्योंकि लगातार पुलिस व्यवस्था पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही रही थी, उसको लेकर और जिस तरीके से वहां पर पुलिस की तैनाती पहले से की गई थी इसके बावजूद बाबा ने आत्मदाह किया और इसे लेकर ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जांच का भी विषय बन जाता है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो भरतपुर के डीक के गांव पसोपा में साधु संतों की ओर से बाबा विजयदास की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये अस्थि कलश यात्रा मान मंदिर बरसाना से रवाना हुई थी, जहां से गोवर्धन परिक्रमा करते हुए विजय कुंड, राधा कुंड, मानसी गंगा और अन्य कुंडों पर पहुंची। इन जगहों से जल एकत्रित कर बाबा की अस्थि कलश यात्रा कामा के लिए रवाना हुई। अब कामा से 84 कोस की परिक्रमा करते हुए गांव से ये अस्थि कलश पसोपा पहुंचेगी, जहां अस्थि कलश यात्रा पहुंचने पर भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा और गांव पसोपा में ही बाबा विजयदास के कलश को रखकर समाधि स्थल बनाया जाएगा। भागवत कथा आज से प्रारंभ होगी और 4 अगस्त तक चलेगी। आदिबद्री और कंकाचल के पर्वतों की रक्षा करते करते जो 551 दिन से धरना चल रहा था, वहाँ अपने आप को हमारे पूज्य पसोपा गांव के महंत विजयदास बाबा हमेशा के लिए एक यादगार बन गए, समर्पित हो गए ब्रज की रक्षा के लिए। उनके आज अस्थियों को और उनकी जो ब्रज रज है, जो माताजी गौशाला में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इनको लेके मान मंदिर के साधु और मुड़िया पूनो जो मनाते हैं राधा कुंड वाले महात्मा, सब मिलकर इनकी परिक्रमा देंगे। और रुक लेते इस बीच एक और बड़ी खबर का। मकान में चोरी हुई है और मालिक लापता है। दौसा के देवरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोरी के बाद से मकान मालिक लापता है। अभी तक मकान मालिक का सुराग नहीं लग सका है। घर से बाहर किसी व्यक्ति को घसीटने के भी निशान मिले हैं। घर की अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवरात भी गायब हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो मकान मालिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से ही मकान मालिक घर से लापता है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर कुछ निशान भी पाए गए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मकान मालिक को कुछ लोग अपने साथ लेकर गायब हो गए हैं। आशीष सहयोगी दौसा से जुड़ चुके हैं। आशीष, घर में चोरी हुई और मकान मालिक लापता है, यानी कि जो ये एंगल है जांच का, वो अब इसे लेकर भी किया जा सकता है कि किडनैपिंग हुई है। किस एंगल से फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? बिल्कुल, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जो मकान मालिक है, जो कैलाश शर्मा है, वो लापता है और घटना के बाद से ही लापता है। और जो घर के बाहर उनके इस तरह के किसी व्यक्ति को घसीटने के निशान मिले हैं। ऐसे में ये अपहरण की घटना है या इसको अपहरण की रची हुई घटना है, दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इसका पूरा हिस्ट्री ली जा रही है। जो मकान मालिक है कि किसी प्रकार का कोई कर्ज तो नहीं था, कि किस उद्देश्य से ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा या फिर कौन लोग यहाँ पर आए होंगे, पूरी जांच की जा रही है। मौके पर एफएसएल की टीम मौजूद है। एफएसएल की टीम ने जो अलमारी को तोड़ा गया है, जहाँ से जेवरात पार हुए हैं, उसके भी साक्ष्य उठाए हैं, वहां से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। साथ ही जो जहां घसीटने के जो निशान मिले हैं, वहां से भी सबूत एकत्रित किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सभी परिजनों से पूछताछ की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कोई क्लू मिले इस मामले में। अभी तक लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया है, ना जो मकान मालिक है उसका पता लग सका है। पुलिस का कहना है कि पहले सभी एंगल से जांच की जा रही है। कर्ज के एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या मकान मालिक पर कोई कर्जा हो, तो ताकि कोई कर्जदार यहाँ पर आए हों और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया हो। सभी एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कारण क्या रहा है पूरे घटनाक्रम का। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लालसोट के डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि आगामी 1 से 2 घंटे बाद में कुछ इसमें क्लू मिलेंगे। और बिल्कुल आशीष, जांच लगातार की जा रही है, क्लूज भी मिलते रहेंगे, आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। लेकिन आशीष, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो क्या घर में कोई और लोग मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, घर के अंदर सभी लोग मौजूद थे, अपने अपने कमरों में सो रहे थे। और जिस घटनाक्रम में अंजाम, क्योंकि अलमारी को तोड़ा गया है, उसके अंदर जो 2-3 घर में 2-3 महिलाएं हैं, उन महिलाओं के जेवरात हैं, उन जेवरात पार हुए हैं। ऐसे में घटनाक्रम जरूर हुआ है, चोरी की वारदात हुई है और लाखों रुपए का जेवरात चोरी हुआ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मकान मालिक का जो लापता होने का जब ट्विस्ट आया है, तो उसके बाद में जो जांच का एंगल भी बदला है और जांच के जो विस्तार भी हुआ है कि कई एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि
आगामी 2 से 3 घंटे बाद में कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य क्या रहा है और मकान मालिक कहाँ है, किस स्थिति में है और क्या उसके साथ हुआ है। आशीष, घर की अलमारी तोड़ी गई, मकान मालिक को घसीटते हुए ले जाया गया, घर के लोग क्या इतने नींद में थे कि उन्हें पता नहीं चला, या पहले से ये प्लान्ड था, उन्हें नींद की दवाई खिलाई गई थी और फिर वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कहना है घर वालों का? किसी पर शक जताया है क्या उन्होंने? घर वालों ने अभी किसी प्रकार का शक नहीं जताया, लेकिन घर के जो अधिकतर जो परिवार था वो घरों के अंदर, कमरों के अंदर था और जो मकान मालिक था वो घर के बाहर जो पोर्च होता है वहां पर ये सो रहा था। ऐसे में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद में किसी ने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी है। इसी कारण ये शक इस प्रकार का भी हो रहा है कि कोई कर्जदार आया हो या फिर क्या हुआ हो, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी जो भी कहेंगे जल्दबाजी होगी, इसलिए पूरे मामले की जाँच की जा रही है और उसके बाद में जो भी सामने आएगा। ठीक है आशीष, लगातार आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रीट में नकल मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बाड़मेर के 2 शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। एक नकल करवाने और दूसरा अन्य की जगह परीक्षा देने का आरोपी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। रावप्रावी सिंघानियों की ढाणी के शिक्षक चंडाराम निलंबित किए गए हैं। वहीं राप्रावी भागीरथ की ढाणी नेड़ी नाड़ी के शिक्षक झुंझाराम भी निलंबित किए गए हैं। तो दोनों पर रीट में नकल कराने के आरोप है और इसी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और 2 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एक पर नकल करवाने के आरोप लगे हैं और इसके साथ ही अन्य शिक्षक पर एक की जगह दूसरे के परीक्षा देने के आरोपी बताए गए हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक्शन लेते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। चंडाराम और झुंझाराम ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें फिलहाल निलंबित किया गया है। प्रेमदान देथा सेवगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रेमदान, क्या कुछ जानकारी? 2 शिक्षक निलंबित किए गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों शिक्षक है जो नकल के मामले में इनको निलंबित किया गया है और इसको प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है केशरधन रत्नू उन्होंने निलंबित किया है और इन दोनों के ऊपर रीट मामले में नकल करवाने में एक जो टीचर था वो दूसरे की जगह बैठने का आरोप था। इस चक्कर में दोनों को निलंबित किया है। मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षक जो है झुंझाराम, उसको एक तो निलंबित किया है, साथ ही एक जो शिक्षक है सिन्नाथेव की ढाणी पंचायत समिति बाड़मेर में कार्यरत है, उसको चंदनाराम, उनको भी सस्पेंड किया है। तो इन दोनों को सस्पेंड करके के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि क्या है, इस दोनों के खिलाफ पुलिस में मामले हैं। ऐसे में पुलिस इंक्वायरी के कारण और एक शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद में उनको निलंबित किया है। जी प्रेमदान, ये दोनों लोग पकड़े कैसे गए? खुलासा कैसे हुआ कि ये नकल करा रहे थे रीट में? देखिए, एक शिक्षक तो जो दूसरे की जगह जी एक शिक्षक जो है वो दूसरे की जगह एग्जाम देने के गया था, उसी को लेके उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में उसके ही इशारे पे जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो दूसरे शिक्षक का भी नाम सामने आया। ठीक है प्रेमदान, तो लगातार आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इन दोनों शिक्षकों पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है, जहां पर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। 12वीं तक क्रमोन्नत होने के बाद भी स्टाफ की कमी बताई जा रही है। 350 विद्यार्थियों पर सिर्फ 7 शिक्षक ही मौजूद हैं। मोखमपुरा स्कूल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शिक्षकों की यहाँ पर भारी कमी है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल पर तालाबंदी कर दी गई है और बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। विक्रम जगरवाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे इसी खबर पर। विक्रम, पूरी जानकारी दीजिए, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है शिक्षकों की कमी को लेकर? देखिए, ये बीकानेर के महाजन क्षेत्र का जो मोखमपुरा गांव है, वहां की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके आगे जो है वो अभिभावक और छात्रों ने जो है
वो आज शिक्षकों की कमी के चलते अपनी नाराजगी जताते हुए स्कूल पर तालाबंदी कर दी। और जिस तरीके से सरकार ने जो हाल ही में कई सारे स्कूल्स को क्रमोन्नत किया गया है, तो ऐसे में जो क्योंकि स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी थी और ऊपर से जो रीट का एग्जाम या तबादलों की जो बात थी वो नहीं होने की वजह से भी जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में जो शिक्षकों की कमी है वो कई क्षेत्रों में देखी जा रही है। लेकिन ये क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 350 बच्चे यहाँ पर है, केवल मात्र 7 ही तक इस स्कूल में है, तो ऐसे में जो अभिभावक है उनका साफ कहना है कि इनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल विक्रम, और अभिभावकों का चिंता जायज भी है क्योंकि 350 विद्यार्थियों पर सिर्फ 7 शिक्षक हैं। भला पढ़ाई यहाँ होगी भी तो कैसे होगी? बड़ा सवाल तो यही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दुष्कर्म केस में पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी सीबी में ये इंस्पेक्टर काम करता था। मई 2020 में महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था। 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के भी आदेश दिए गए थे। पुलिस मुख्यालय में सीआईडी सीबी में ये पदस्थापित है। इंस्पेक्टर ने भी ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। विष्णु सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पूरी जानकारी दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुका है और सवाल यही है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला कैसे चलेगा? जी देखिए, पूरा जो मामला है वो जयपुर का है, जहाँ की राजस्थान पुलिस के एक पुलिस इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को करनी विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि मई 2020 में एक महिला ने करनी विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा कि उनकी बहन का एक जो मामला है, मुकदमा है, वो झुंझुनू के महिला थाने में चल रहा है। और कंवरपाल सिंह तब महिला थाना झुंझुनू में कार्यरत थे, पोस्टिंग थी। महिला का आरोप है कि उसने अपनी बहन से के मुकदमे से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे, कंवरपाल सिंह से मांगे, तो कंवरपाल सिंह ने दस्तावेज लौटाने की एवज में उनके महिला के साथ में संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। उसे जयपुर में दस्तावेज देने के बहाने अपने घर पर बुलाया, जहां पर कंवरपाल सिंह ने महिला को नशीला पेय पिला करके और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में महिला ने करनी विहार थाने में कंवरपाल सिंह के खिलाफ एक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। वहीं पर कंवरपाल सिंह ने भी अपनी पत्नी के जरिए उस महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन ब्लैकमेलिंग के केस में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। वहीं पर इस पूरे मामले में जांच करते हुए पुलिस ने कंवरपाल सिंह को दोषी माना और ये पूरा मामला जब हाईकोर्ट में गया तो कंवरपाल सिंह को बताया जा रहा है कि अग्रिम जो उनकी जमानत थी वो स्वीकार कर ली गई। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कंवरपाल सिंह पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ अग्रिम जमानत उनकी नामंजूर कर दी। साथ ही 2 सप्ताह के भीतर कंवरपाल सिंह को इस पूरे मुकदमे में सरेंडर करने के लिए आदेश भी दिए। ऐसे में 2 सप्ताह पूरे होते थे तब तक करनी विहार थाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कंवरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी विष्णु, अभी किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है इंस्पेक्टर के खिलाफ? देखिए, इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है सबसे जो अहम जो मुकदमा है वो है धारा 376, यानी दुष्कर्म का जो मुकदमा है वो उनके आरोप थे। तो दुष्कर्म, छेड़छाड़ की धाराओं में और मारपीट की धाराओं में उनके खिलाफ 2020 मई में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जी विष्णु, क्या किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की ओर से इसे लेकर कोई बयान सामने आए हैं? क्योंकि ये तो बहुत ही शर्मनाक है ना कि एक इंस्पेक्टर ही दुष्कर्म करता है पीड़ित के साथ। जी देखिए, बिल्कुल ये जो मामला में हम दर्शकों को वही बताना है कि ये मामला मई 2020 का है, जबकि महिला ने इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म करने, मारपीट करने और अन्य धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच इस वक्त फिलहाल एडिशनल डीसीपी वेस्ट कर रहे हैं। और उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, जब अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश भी दिए, आदेश भी दिए। तब जाके कंवरपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ऑफिशियल जो बयान है पुलिस की ओर से नहीं आया है, लेकिन ये साफ है कि मुकदमा दर्ज था और सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश मिले और उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द भी कर दी गई, तो आखिरकार कंवरपाल सिंह को आरोपी इंस्पेक्टर को कोर्ट में भी पेश किया जाना है। देखने वाली बात ये होगी कि वहां से क्या कुछ सुनवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर कर्फ्यू के बीच माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। आज जिला प्रशासन कर्फ्यू में ढील भी दे सकता है। आज भादरा उपखंड में इंटरनेट भी शुरू किया जा सकता है। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांवों में
कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्फ्यू के बीच की तस्वीरें हैं जब बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी दोनों ही जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि माहौल लगातार शांतिपूर्ण बना हुआ है, इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से कभी भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। गौकशी विवाद मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी दोनों ही गांवों में शांति का माहौल है, जिसे देखते हुए जल्द ही कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस पे प्रशासन पे पथराव किया और उसके बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कर्फ्यू इम्पोज किया गया। विभिन्न प्रकार की इमरजेंसी सेवाओं को और चिकित्सकीय सेवाओं को इससे बाहर रखा गया ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की चिकित्साओं में कोई अन्य चीज़ों में दिक्कत नहीं आए। और हमें भरोसा है कि जो हनुमानगढ़ वासी हैं, बादरा निवासी हैं, वो यहाँ की शांति व्यवस्था को कायम करने में हमारा सहयोग करेंगे। विरोध प्रदर्शन के नाम पे पुलिस पे जो पथराव किया गया, जिस तरीके से सिविलियन भी घायल हुए, हमारी पुलिस घायल हुई, हमारे SHO के गंभीर चोटें आई, सर फूट गया उनका। ऐसी स्थिति में फिर हल्का बल प्रयोग करके जो उनको खदेड़ा गया और जो पड़ोसी राज्य से जिस तरह से लोगों का आवागमन हो रहा था, तो उस सिचुएशन को देखते हुए कि कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर ना हो, मजबूरन हमें कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा गांधी बड़ी में। तो गौकशी विवाद मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है प्रशासन की ओर से। जल्द ही इसे लेकर ऐलान भी किया जा सकता है और इसके साथ ही भादरा उपखंड में इंटरनेट को फिर से बहाल किया जा सकता है। तो ये बड़ी राहत की खबर हो सकती है चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव वास के रहने वालों के लिए, जहां पर जल्द ही कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था और इसके बीच कर्फ्यू लगा दी गई थी और अब कर्फ्यू के बाद माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है और प्रशासन का कहना है कि कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। तो आज जिला प्रशासन कर्फ्यू में ढील दे सकता है और भादरा उपखंड में इंटरनेट को भी बहाल किया जा सकता है। हनुमानगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी दोनों ही गांवों में कर्फ्यू लगा हुआ है और इस बीच प्रशासन की ओर से बयान सामने आया और प्रशासन का कहना है कि कर्फ्यू में ढील दिया जा सकता है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की दोनों ही गांवों में तैनाती की गई है, जिससे कि वहां पर माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखा जा सके। तस्वीर आप देख सकते हैं, दोनों ही गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कर्फ्यू के बाद माहौल शांतिपूर्ण है। वहां पर किसी तरीके का भ्रम न फैले, इसे देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक है। राजू रामगढ़िया संवाददाता हनुमानगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? बताया जा रहा है कि माहौल शांतिपूर्ण है और इसे देखते हुए कर्फ्यू में ढील भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, कल से जो है माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण बना हुआ है। पुलिस और जो प्रशासन के आला अधिकारी है मौके पर निगाह रखे हुए हैं और जो जिला पुलिस अधीक्षक है अजय सिंह, उनका ये कहना है कि जो चूंकि चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी दोनों गांव जो है हरियाणा सीमा पर है, इसलिए पहले भी जो SP का ये कहना था कि हरियाणा के लोग आए, उन्होंने उपद्रव किया, इसलिए हरियाणा सीमा पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। हरियाणा से जो भी वाहन आ रहे हैं उनके नंबर नोट किए जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के नाम पते मालूम किए जा रहे हैं और अभी तक जो भी उपद्रव हुआ या जो भी असांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात है, कुल मिलाकर 123 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 36 लोग हरियाणा के हैं और इनमें से 65 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है।
और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, उनका ये कहना है कि अगर माहौल आज ठीक रहा तो कर्फ्यू में कुछ ढील दी जाएगी और हो सकता है कि इंटरनेट जो अभी तक 4 दिन हो गए आज वहां बंद है उसको भी शुरू कर दिया जाए। मगर फिलहाल जो है शांति का माहौल है, आज संभावना है कि कर्फ्यू में कुछ ढील दी जाएगी, नेट भी शुरू हो सकता है और पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं अभी भी निगाह बनाए हुए हैं। जी राजू, कर्फ्यू और इंटरनेट में पाबंदी लगाई गई, इसे लेकर कितनी परेशानियां हो रही है वहां पर, और अगर ढील दी जाती है तो बड़ी राहत की खबर होगी लोगों के लिए? जी बिल्कुल परेशानियां हैं, जो ग्रामीण है उनको परेशानी आ रही है। हालांकि चूंकि वो गांव है और ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग खेती के लिए जा रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। जिला प्रशासन का ये कहना है कोई भी व्यक्ति किसानी के लिए जा रहा है उसको ना रोका जाए, तो खेती को जाने वाले के लिए नहीं रोका जा रहा, और एक जो भी मेडिकल सुविधा है उसको नहीं रोका जा रहा। मगर इसके अलावा जो भी कोई दुकानदार है, जो कोई व्यापारी है जिसका प्रतिदिन का जो है जो रोजगार है वो यही है, वो बंद हो चुका है। बिल्कुल राजू, और हो सकता है आज प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में ढील भी दे दिया जाए और इस बीच ये बड़ी राहत की खबर होगी वहां के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।